नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास होती है स्टैटिक जीके की ये वाली हमारी, और शाम को किस टाइम होती है? शाम को 5 बजे होती है। किस टाइम? शाम को 5 PM पर ये क्लास होती है, 5 बजे, ठीक है ना, हर रोज़। स्टैटिक जीके की होती है STATIC। स्टैटिक जीके की क्लास हमारी ये होती है। और डिटेल में हम कैसे पढ़ते हैं इस बात को तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि कितनी डिटेल से और हम कैसे पढ़ते हैं। तो आइए अच्छे से शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे आज की आपकी क्लास। भारत में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, बताइए। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि क्लास में क्वेश्चन कम हो पाते हैं, लेकिन डिटेल के साथ अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखोगे। आधे घंटे में 10 क्वेश्चन मैं करा पाता हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में आपको बताता हूँ कि पहले क्वेश्चन में ही आप चाहो तो 1 पेज भर लोगे, आधा पेज भर लोगे, ऐसे होता है ना। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल बताऊंगा तो उस डिटेल में से ही क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो डिटेल आपको पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। तो किसके साथ? A, B, C या फिर D, बताइए इनमें से किसके साथ सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। किसके साथ? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह संस्कृति उत्तर भारत की तांबा और लोहे से संबंधित संस्कृति है। जो यह संस्कृति है, जो चित्रित धूसर मृद भांड, जो यह संस्कृति है, यह संस्कृति किसके साथ जुड़ी हुई है? यह संस्कृति उत्तर भारत की, यह संस्कृति उत्तर भारत की तांबे और लोहे से जुड़ी हुई है। तांबे वह लोहे से जुड़ी संस्कृति है। क्या है? लोहे से जुड़ी। क्या है? तांबे व लोहे से जुड़ी हुई संस्कृति है। इस संस्कृति से संबंधित स्थलों पर लोहे के प्रयोग के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? यह जो संस्कृति है, इस संस्कृति में लोहे से संबंधित सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इस संस्कृति में, इस जो चित्रित धूसर मृद भांडों वाली संस्कृति है, इस संस्कृति में क्या है? इस संस्कृति में सबसे प्राचीन, सबसे प्रारंभिक लोहे के साक्ष्य मिले हैं। लोहे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। लोहे के साक्ष्य सबसे पहले हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। इस संस्कृति में पहली बार 1940 से 1944 के बीच अहिछत्र में खोजा गया था। इस संस्कृति को पहली बार, जो यह संस्कृति थी, इसे 1940 से 1944 में ही खोज लिया गया था। कब? 1940 से 1944 में ही खोज लिया गया था। क्या किया गया था? इसकी खोज जो की गई थी, वो की गई थी 1940 से 1944 में। देख कब कर दी गई थी? यह संस्कृति आज़ादी से पहले खोज ली गई थी, और इस संस्कृति में लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हमें। सबसे पहले लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। यह संस्कृति 1940 से 44 के बीच अहिछत्र में, कहाँ पर आपका? अहिछत्र कहाँ पर है ये है आपका बरेली में। कहाँ पर है ये? आपका बरेली में है। कहाँ पर? बरेली में। बरेली से मिले हैं, ठीक है। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? अहिछत्र। पेपर में ये मिलता है आपको, अहिछत्र से। बरेली में जो है ये स्थान, जो है ये बरेली में है। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? बरेली से। इसके बाद 1950 और 52 में, 1950 से 1952 में क्या हुआ था? 1950 से 1952, देखिए 40 से 44 में, और फिर कब आया? 1950 से 1952 में बी लाल के द्वारा। क्या किया गया? बी बी लाल।
1950 से 1952 में 1900 देखिए पहले जो खुदाई हुई थी 1940 से हुई 1944 में। कहां पर आपका अही छत्र में, अही छत्र में, अही छत्र, अही छत्र में बरेली में, ठीक है, बरेली में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1950 से 1952 के मध्य, 1952 के मध्य बीबी लाल ने क्या किया, बीबी लाल ने हस्तिनापुर में, कहां पर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर अपना महाभारत वाला हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में क्या किया, हस्तिनापुर में इस संस्कृति के साक्ष्य मिले, इस संस्कृति के, हस्तिनापुर में इस संस्कृति के साक्ष्यों की खोज की, क्या की, साक्ष्यों की खोज की, ठीक है ना भाई। संस्कृति के जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे 1940 से 44 में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ना कि अही छत्र जो खोजा गया था ये कहां पर था, बरेली में। कब खोजा गया, 1940 से 44 में। इसकी जो दूसरी खुदाई हुई कब हुई, 1950 से 52 में। किसने ली, बीबी लाल ने, किसने, बीबी लाल ने। कब की, 1950 से 52 में। कहां पर की, हस्तिनापुर में की, ठीक है ना। लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिले, अही छत्र से। कहां पर, अही छत्र बरेली से। देखिए इंपोर्टेंट है ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखिए। लोहे के प्राचीनता के प्रमाण हमें कहां कहां से मिलते हैं, लिख लीजिए। लोहे के जो प्राचीनता के प्रमाण है, लोहे के प्राचीनता के प्रमाण हमें मिलते हैं अही छत्र। कहां से, अही छत्र से, देख लीजिए, अही छत्र से मिलते हैं। अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं, कहां से, अंतरजी खेड़ा, ठीक है, कहां से, अही छत्र से, अंतरजी खेड़ा से। आलमगीरपुर मथुरा, कहां पे, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर रोपड़, कहां से, देखिए आलमगीरपुर से हो गया, रोपड़ से हो गया, मथुरा से हो गया। कहां से, मथुरा से। देखिए जो लोहे की प्राचीनता के साक्ष्य है वो हमें अही छत्र से, अंतरजी खेड़ा से, आलमगीरपुर से, रोपड़ से, मथुरा आदि स्थानों से लोहोयुगीन संस्कृति के अवशेष मिले हमें। इन स्थानों से हमें लोहोयुगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। कहां से, इन स्थानों से हमें लोहोयुगीन संस्कृति के प्रारंभिक साक्ष्य, मैं विशेष जोर देके कह रहा हूं, प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। इस काल में लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे। इस काल के जो लोग थे, इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के, किसके, विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, बर्तनों का प्रयोग करते थे, का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। आ गया समझ में, सारा कुछ जितना मैंने अब तक समझाया सब कुछ समझ में आ गया ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है किससे, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। कहां से मिले इनके साक्ष्य के प्रमाण, आपके मिले हैं अही छत्र बरेली से, अंतरजी खेड़ा से, आपका मथुरा से, आपका आलमगीरपुर से, रोपड़ से। कहां से, रोपड़ से। इन स्थानों से हमें प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम राजा उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव। क्या, वासुदेव। इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए अगर मगध की बात करते हैं कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, तो बताइए कौन सा होगा, बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु या वासुदेव। तो कौन था, बिंबिसार था। देखिए बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। मगध में सबसे पहले राजवंश की जो नींव रखी थी वो वृहद्रथ ने रखी थी। किसने, वृहद्रथ ने। मगध का जो पहला राजवंश था, जो मगध का सबसे पहला राजवंश हुआ है, सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, वृहद्रथ था। कौन था, वृहद्रथ था, ठीक है ना, वृहद्रथ था। सबसे पहला जो राजवंश था उसका संस्थापक कौन था, वृहद्रथ था, ठीक है ना। अजातशत्रु ने अपने पिता, ठीक है ना, क्या हुआ, वृहद्रथ था। सबसे जो देखिए मगध की शुरुआत कहीं से ना कहीं से, जो इसका प्रारंभिक देखिए
उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक? वास्तविक संस्थापक तो बिंबिसार माना जाता है। क्या ऑप्शन क्वेश्चन दे सकता है कि वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो बिंबिसार माना जाता है। लेकिन इसका जो प्रथम राजवंश था, उसका जो संस्थापक था मगध का, उसका नाम था वृहद्रथ था। क्या था? वृहद्रथ। वृहद्रथ इसका प्रथम राजवंश का संस्थापक था, ठीक है ना। मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? आपका बिंबिसार को। ये क्या था? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। अगर इस बात को आप ऐसे समझना चाहो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक आपका कौन माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। क्या? वास्तविक जो संस्थापक था वो आपका वास्तविक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वास्तविक। वास्तविक वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार गृहब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। इसने जो है अपनी राजधानी किसे बनाया था? जो बिंबिसार था इसने अपनी राजधानी बनाया था गृहब्रज को। किससे बनाया था? आपका अपनी प्रथम राजधानी गृहब्रज को बनाया था। गृहब्रज को बनाया था, जो कहाँ है? जो आपका राजगीर। क्या है? राजगीर, ठीक है। इसने राजधानी किसे बनाया? गृहब्रज को राजधानी बनाया था, ठीक है। इसने क्या किया? जो आपका बिंबिसार था, इसने अपने राज्य का जो विस्तार किया वो वैवाहिक संबंध से किया। किससे? वैवाहिक संबंध। ये क्या करता था? वैवाहिक संबंध। ये दूसरे राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता था और फिर धीरे से उनके राज्य को अपने में। अब आप लोग सोचिए, आपकी शादी जिस लड़की से होगी, क्या उसका भाई आप पर आक्रमण करेगा? नहीं। तो एक तरह से उसका राज्य आपका ही हो गया ना, और सपोर्ट भी करेगा। तो इसकी जो नीति थी, इसकी नीति थी वैवाहिक नीति। वैवाहिक संबंध को इसने अपनी नीति बनाया और वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध का गृहब्रज या फिर राजगीर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। प्रथम राजवंश का संस्थापक कौन था? वृहद्रथ था। और मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार जिम्मेदार था। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई? इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अगर इसके पुत्र की बात करता हूं तो इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र हुआ। इसने शासन किया कब? आपका 492 से 460 तक। कब किया? 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व इसने शासन किया। किसने? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध का शासक बन गया। क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। किसे मार दिया? अपने पिता बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने मार दिया। देखिए यहां पे क्या हुआ? यहां पर हुआ बिंबिसार। वृहद्रथ प्रथम संस्थापक, मगध का पहला संस्थापक था ये, ठीक है। इसे अलग कर देते, मैंने एक डिटेल आपको बता दी। अब बिंबिसार वास्तविक संस्थापक। कौन बना? बिंबिसार वास्तविक संस्थापक बन जाता है। इसने राजधानी किसे बनाया? इसने गृहब्रज को। किसे बनाया? गृहब्रज को या राजगीर को। राजगीर को इसने अपनी राजधानी बना दिया। उसके बाद इसने क्या किया? इसने अपना जो राज्य विस्तार किया वो किया वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने अपने राज्य का विस्तार किया। इसका पुत्र कौन हुआ? इसका जो पुत्र हुआ इसका अजातशत्रु। अब अजातशत्रु ने शासन किया 490 से लेकर, कब? 492 से 460। 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक। कहां तक? 460 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। अपने पिता को मारा, बिंबिसार को इसने मार दिया अजातशत्रु ने, और शासक बन गया मगध का शासक यह बन जाता है। इसके शासनकाल में जो ये था आपका अजातशत्रु था, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष
क्या हुआ इसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को क्या हुआ, बुद्ध को आपके निर्वाण की प्राप्ति हुई, बुद्ध को निर्वाण मिला। क्या हुआ, अजातशत्रु जब शासक बना 492 से लेकर 460 ईस्वी तक, तो बुद्ध भगवान को इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बुद्ध भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और क्या हुआ, बुद्ध के जो अवशेष पर राजगृह का स्तूप बनवाया इसने बुद्ध के जो अवशेष थे, बुद्ध के अवशेषों पर, अवशेष पर राजगृह का क्या किया, राजगृह क्या किया इसने, बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह का स्तूप बनवाया। क्या बनवाया, स्तूप। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह का स्तूप किसने बनवाया, अजातशत्रु ने। बुद्ध इसके किसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, किसके, आपके अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष। इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगति, अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति, बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व। कब, 483। ठीक है ना भाई, बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व, और 92 से 60 तक ही रहा, तो पीछे आएगा हट के 92 से 83। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, तो बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष। बुद्ध की जो अवशेष थे, इसके अवशेषों पर, भगवान बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह का स्तूप बनवाया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के समय पे ही प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। अब इसने भी तो अपने पिता को मारा था, तो जैसी करनी वैसी भरनी। उदयन, उदयन, उदयन शासक बना। कब बना, उदयन शासक बना, और अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। कौन, आपका उदयन। उदयन क्या कर देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। किसकी, अजातशत्रु। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार दिया। यही क्रम चलता रहा इनमें। ठीक है ना, और इसी के चलते भारत गुलाम बन गया। क्या बन गया, अपना भारत गुलाम हो गया, कभी मुसलमानों का और कभी आपका अंग्रेजों का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक होता है, बिंदुसार, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी डिटेल 2 क्वेश्चन में 17 मिनट हो गई, 2 क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन करने हैं। कैसा हो जाता है, सोच के देखिए, गला दुखने लगता है। इतनी डिटेल, सब कुछ ऐसे बिल्कुल मिक्स करके, ऐसे इतनी अच्छी तरह से आपको बताना, ये इसका पुत्र था, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, इसने ये किया, इसके ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं सब आपको बता देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मुश्किल काम होता है। इतनी जल्दी से ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकलती। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था, आ गया ना। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था, अभी बताया, बिंबिसार का। किसका, बिंबिसार। कुछ बिंदुसार सोच रहे होंगे, बिंदुसार अलग है, आगे आएगा बता दूंगा। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अपने पिता को मारा इसने, पितृहंता था ये क्या था, इसे पितृहंता भी कहा जाता है, अर्थात पिता को मारने वाला, पितृहंता। 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। 8वें वर्ष, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, और इसने बुद्ध के अवशेषों पर ही क्या, राजगृह का स्तूप बनवाया। उसके बाद इसने और क्या किया, इसके शासनकाल में ही, अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह में ही, कहां पर, राजगृह में ही क्या हुई, आपकी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बिंदुसार का पुत्र कौन था, बताइए। आ गया बिंदुसार, वो बिंबिसार था, ये बिंदुसार है। ठीक है, ये क्या है, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। देखिए ये तो हो नहीं सकता, अभी बताया मैंने, हर्यक वंश का संस्थापक। अजातशत्रु इसका बेटा, ये भी नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त बिंदुसार का पिता था, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन, अशोक। ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ठीक है ना। अब बिंदुसार की बात कर लेते हैं, तो 297 से लेकर 273 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया, 297 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। ये इसका शासनकाल था। 273 से लेकर 297 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था, इसके पिता कौन थे, पिता थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता थे। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पिता कौन थे, बिंदुसार इसका पुत्र था, और पिता था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके जो अन्य नाम है, अमित्र घात इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमित्र घात।
अमित्र घात इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सिंह सेन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह सेन भी इसे कहा जाता है। अजात शत्रु भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कह दिया अजात शत्रु। आपका मद्रसार भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मद्रसार। अमित्र घात क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, अमित्र घात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है, इसके समय पे कोई खास विद्रोह नहीं हुए बिंदुसार के। ये एक ऐसा शासक था जिसको जितना मिला इसने उसको संभाल के रखा, बस ना बढ़ाया ना घटाया। इसके समय पर कोई खास विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला में, कहां पर हुआ? तक्षशिला में। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। एक बार तो तक्षशिला में विद्रोह होता है इसके पुत्र के कारण। पुत्र था इसका सबसे बड़ा सुसीम। कौन था? सुसीम इसका पुत्र था, जिसके कारण तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इसके कुप्रशासन के कारण, सुसीम के कुप्रशासन के कारण तक्षशिला में विद्रोह हुआ। और दूसरा विद्रोह अशोक ने दबाया। दूसरा विद्रोह जब हुआ वो किसने दबाया? दूसरा विद्रोह अशोक ने दबाया। किसने दबाया? अशोक ने। अशोक ने दूसरा विद्रोह को खत्म कर दिया। ठीक है ना, दूसरा विद्रोह दबाने वाला था कौन था? अशोक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका, सी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें परिवर्तन आ गया एकदम से, बहुत बड़ा परिवर्तन। किससे आया? तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म की अपनाना, या मिशनरी को सिलोन भेजना। बताइए किससे आया आपका परिवर्तन? तो किससे आया? कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध से ये परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, किससे? कलिंग युद्ध से। अगर अशोक की बात करता हूं तो 269 से लेकर 232 ईस्वी तक अशोक ने जो शासन किया, अशोक का 269 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक शासक बनता है। अशोक की जन्म की बात करूं तो 304 ईस्वी में अशोक का जन्म हुआ था। जन्म की बात करता हूं तो 304 ईस्वी पूर्व अशोक का जन्म हुआ था। राजा बना 269 में और 232 ईस्वी पूर्व तक ये शासन रहा। 304 ईस्वी पूर्व में अशोक का जन्म होता है। माता की बात करूं तो सुभद्रा इसकी माता थी। जन्म होता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसका जन्म हुआ था। माता थी सुभद्रा। कौन थी माता? सुभद्रा थी। अशोक की पत्नी कितनी थी? अशोक की 4 पत्नी थी। पत्नी कितनी थी? 4। पुत्र या पुत्री? पुत्र कितने थे? पुत्र भी 4 थे। और पुत्री कितनी थी? पुत्री 1 थी। कौन थी? पुत्री 1 थी और 4 अशोक के पुत्र थे। क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को कहां पर भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को कहां पर भेजा था? आपका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, तो 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। जो कल्लण थे, कल्लण के जो राजतरंगिणी हैं, उससे हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक का जो शासन था वो जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से। इसका प्रमाण हमें अशोक राजतरंगिणी से मिलता है, जिसके लेखक है कल्लण। कौन है जिसके लेखक? कल्लण है। ठीक है, राज्य विस्तार की बात करूं, अगर इसके राज्य विस्तार की बात करूं, राज्य विस्तार था भारत, इसका भारत में, बिल्कुल भारत तो था ही, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आपका अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान एकदम अफगान लिख दिया मैंने। और कहाँ पर था? म्यांमार में, नेपाल में आप लोग समझ जाएगा ना, मैं छोटा लिखूँ, जैसे म्यार लिख दिया तो म्यांमार है ये, बड़ा लिखूंगा तो जगह नहीं बच जाएगी, तो ठीक है। म्यांमार में, नेपाल में, भूटान में, ये सभी कहां पर थे? ये सभी अशोक के क्षेत्र थे इन राज्यों में। इराक में, कहां तक? इराक भी लिख लीजिए, इराक, यहां तक, इन सभी में अशोक का राज्य का विस्तार फैला हुआ था। ठीक है ना, कहां तक? ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष युद्ध, अगर अशोक के युद्ध की बात करता हूं तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष क्या किया? देखिए, युद्ध की बात करता है तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष क्या किया? 7वें वर्ष क्या कर दिया? 7वें वर्ष कलिंग का युद्ध कर दिया। कलिंग पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, जिसका प्रमाण हमें अशोक के
13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, और आक्रमण जो किया था वो किया था 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर देता है, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं। कितने? 1 लाख प्लस सैनिक इसमें मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोगों को, लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है ना, तो कितनी जनहानि हुई इसमें देख लीजिए आप लोग। और इससे दुखी होकर अशोक का हृदय, अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो जाता है। अशोक का जो हृदय था वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किसे? बौद्ध धर्म को अपना लेता है और धर्म को स्वीकार कर लेता है। अशोक एकमात्र ऐसा सम्राट था, एकमात्र ऐसा शासक था जिसने युद्ध जीतने के बाद तलवार का त्याग कर दिया। किसका? तलवार का त्याग कर दिया। और अशोक ने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है ना। अशोक ने अपने पुत्र व पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। कहां पर? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाग, ठीक है ना, और खारवेल भी ने कहते हैं, कहीं पर खारवेल भी मिलता है, राजा खारवेल, कलिंग का राजा। ठीक, और अशोक ने जो कलिंग था, कलिंग को अपने राज्य का 5वां राज्य बना लिया। पांचवा राज्य बना लिया अपने राज्य का। 5वां राज्य अशोक ने कलिंग को बना लिया। ठीक है। अशोक के नाम की बात करूं तो अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवा नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी भी कहा जाता है अशोक को। अशोक का एक अन्य नाम भी है जो नाम जाना जाता है देवा नाम प्रियदर्शी। अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात देवों का प्रिय। कौन? देवों का प्रिय भी अशोक को कहा जाता है। तो देखिए इतनी डिटेल एक क्वेश्चन के बारे में बहुत है यार। अगर आप लोग समझना चाहो तो इतनी डिटेल इतनी है कि आप लोग अगर नोट भी कर रहे होंगे तो नोट होने में भी दिक्कत हो रही होगी। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देखिए अभी मैंने बताया और अभी एकदम से ये क्वेश्चन आ गया। तो कौन था आपका? मौर्य राजा आपका अशोक। कौन था? अशोक, मौर्य राजा अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी जल्दी करते हैं, अब टाइम नहीं बचा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलती है? जीवन व्रत की, आंतरिक नीति की, विदेश नीति की, या सभी विकल्प सही है? बताइए अशोक के जो शिलालेख है उनमें से किसकी उन शिलालेखों में किसकी जानकारी मिलती है हमें? जीवन व्रत की, आंतरिक नीति की, विदेश नीति की, या सभी की? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी की जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से मिल जाती है। इन सभी की जानकारी अशोक के शिलालेखों से हमें मिल जाती है। सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है? बताइए सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है? क्या है आपका? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, या सभी सूफी संतों के सबसे, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी? तो कौन है आपका गुरु? कौन है? सूफियों के गुरु। जो आपके पीर का जो अर्थ होता है सूफियों का गुरु होता है। अगर बात करूं मुरीद की, क्या एक शब्द आता है मुरीद? क्या आता है? मुरीद। मुरीद का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य। तो और पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु। और मुरीद का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, लाहौर से, काबुल से, या फिर फारस से? बताइए कहां से प्रारंभ हुआ था? ए, बी, सी या फिर डी? तो कहां से हुआ था? फारस से हुआ था। कहां से? फारस या फिर पर्शिया से हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और टाइम भी हमारा पूरा हो गया है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या थे? ठीक है, और ये क्या थे? क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और क्या थे? सूफी संत, फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान, इतिहासकार, उपयुक्त सभी। बताइए क्या थे ये? ए, बी, सी या फिर डी? तो क्या थे? उपयुक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो के बारे में मैं कल बताऊंगा, जिनके गुरु थे कौन? आपके निजामुद्दीन औलिया।
ठीक है, इनके बारे में कल बताऊंगा मैं, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, क्योंकि इतना डिटेल के साथ बताने पर इतना ही हो पाता है, एक सेकंड को भी मैं सांस लेने के लिए भी नहीं रुकता अच्छे से। तो आप लोग समझ जाते हो कि क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और हमने कर दिया है। दोस्तों सुबह 6 बजे मैडम ने जो कल करंट अफेयर गिरी है, देखिए आप लोगों की गलत बात है ना, करंट अफेयर की इतनी मेहनत से मैडम क्लास बनाती है, इतनी मेहनत से, और आप लोग नहीं आते तो गलत बात है ना। एक बार पढ़िए, देखिए, आप लोगों के लिए तो की जाता है सब कुछ, मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो प्लीज़ एक बार क्लास में आइए, देखिए कि मैडम कैसा पढ़ा रही है। और लाइक करना तो जरूर, देखिए इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ लाइक करके जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतने